फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स की, जिसे हम टीडीएस भी बोलते हैं। इसमें हम बात करेंगे टीडीएस का मतलब क्या है, क्या मीनिंग है, क्या डिफरेंट प्रोविजंस हैं इसमें, और टीडीएस काटने के बाद इसको गवर्नमेंट रेवेन्यू में डिपॉजिट करने के क्या ड्यू डेट है, और टीडीएस रिटर्न फाइल करने का क्या ड्यू डेट है, और यदि हमने टीडीएस नहीं काटा तो क्या पेनल्टी है, और यदि हमने टीडीएस काट भी लिया, जमा भी कर दिया और टीडीएस रिटर्न दाखिल नहीं किया तो इसकी क्या पेनल्टी है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं इसके कंसेप्ट के, इसके मीनिंग की। द कंसेप्ट ऑफ टीडीएस वाज इंट्रोड्यूस विथ एम टू कलेक्ट टैक्स फ्रॉम द वेरी सोर्स ऑफ इनकम। मीन्स कि जिस टाइम हम कोई पेमेंट करने वाला पेमेंट करता है, उसी सोर्स पे जो टैक्स काटते हैं दैट इज कॉल्ड टीडीएस। और टीडीएस में दो पार्ट होते हैं, दो पार्टनर होते हैं, एक डिडक्टर जो कि टैक्स काटता है और एक डिडक्टी जो कि टैक्स, जिसके इनकम से टैक्स कटते हैं। तो देखना ये है, डिडक्टर का काम टैक्स काटना और उसको गवर्नमेंट रेवेन्यू में जमा कर देना। सो द फुल प्रोसेस ऑफ टीडीएस इज द amount of TDS being deducted from the income of the deductee and to deposit in the government revenue। हम इसको इस एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एबीसी लिमिटेड एक प्राइवेट कंसर्न है जिसमें एक एम्प्लॉय है मिस्टर ए, और एबीसी लिमिटेड उसको 12 लाख पर एनम का सैलरी देता है। इस केस में मिस्टर ए के लिए दिस 12 लाख इज इनकम, और इसका सोर्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा मिस्टर एबीसी लिमिटेड। सो इन दिस केस एबीसी लिमिटेड वुड बी डिडक्टर एंड मिस्टर ए वुड बी डिडक्टिव। तो फॉर एग्जांपल, हमें यदि उस 12 लाख पे 1 लाख रुपए इनकम टैक्स एस्टिमेटेड है, तो एबीसी की ड्यूटी, ये 1 लाख की ड्यूटी गवर्नमेंट रेवेन्यू में जमा करने की ड्यूटी, बिकॉज इनकम टैक्स इज ए डायरेक्ट टैक्स, तो ये जिम्मेदारी मिस्टर एबीसी लिमिटेड और मिस्टर ए की है। ये लायबिलिटी दोनों की है, दोनों में से कोई ये नहीं कह सकता ये लायबिलिटी हमारी नहीं है। यदि एबीसी लिमिटेड एट सोर्स अमाउंट टैक्स का काट लेता है दैट वुड बी कॉल्ड टीडीएस, और यदि मिस्टर ए उस टीडीएस के अलावे, या यदि एबीसी ने टीडीएस नहीं काटा है, तो इन दैट केस ऑल्सो यदि वो टैक्स 1 लाख रुपए गवर्नमेंट रेवेन्यू में जमा करते हैं, उसको हम एडवांस टैक्स कहते हैं। अब हम बात करेंगे डिफरेंट प्रोविजंस कि किस तरह के इनकम में कितना टीडीएस काटना है और उसके क्या थ्रेशोल्ड लिमिट है या क्या उसके लिमिटेशंस हैं। तो सबसे पहला, it is the most common section, that is section 192, under which deductor would, those deductor who pays the salary will deduct the TDS at the rate of normal slab rate। फॉर एग्जाम्पल, किसी के हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में बताया था कि उसके 12 लाख हम उसकी सैलरी दे रहे हैं और हमें लगता है कि इस पर 20% टैक्स इसका नॉर्मल स्लैब रेट बनता है। तो इन दैट केस द डीडीओ जो उसको सैलरी पे कर रहा है वो उस अमाउंट पे 10% टैक्स काटेगा। ये रेट वेरी कर सकता है। किसी को यदि 5 लाख देता है और ड्राइंग डिस्पर्सिंग ऑफिसर्स को लगता है कि ये 10% के स्लैब में आएगा या 7.5% के स्लैब में आएगा, तो वो उस अमाउंट पे उसी रेट से, जो उसका नॉर्मल स्लैब रेट होगा, उस रेट से उसका टीडीएस काटेगा। सेक्शन 193, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। जो कोई गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और कंपनी और एनी लोकल अथॉरिटीज जो सिक्योरिटीज इशू करते हैं और उस सिक्योरिटीज पे जो इंटरेस्ट बनता है, उस इंटरेस्ट पोर्शन का 10% टीडीएस अंडर सेक्शन 193 काटेगा जो पे कर रहा है, मीन्स डिडक्टर। सेक्शन 194 recently introduced in 2020, under this इनकम बाय वे ऑफ डिविडेंड। यदि कोई कंपनी किसी को डिविडेंड पे करती है तो उस केस में कंपनी जो है टीडीएस काट लेगी, हालांकि 10% के हिसाब से। हालांकि इसका थ्रेशोल्ड लिमिट जो है इट इज 5000। मीन्स यदि 5000 से कम किसी का डिविडेंड कोई पे कर रहा है तो वो टीडीएस नहीं काटेगा। वो टीडीएस तभी काटेगा जब अमाउंट ऑफ डिविडेंड वुड बी 5000 और मोर देन 5000। 194A,
इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। अंडर सेक्शन 193 में जो सिक्योरिटीज थी जो सिक्योरिटीज इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट और लोकल बॉडी और कंपनी अदर देन दो सिक्योरिटीज। फॉर एग्जांपल, हम बैंक में फिक्स डिपॉजिट कराते हैं, उस पर बैंक इंटरेस्ट देती है, वो अंडर सेक्शन 193 नहीं आएगा, बल्कि वो अंडर सेक्शन 194 आएगा। और उस तरह का इंटरेस्ट जो होगा उस पर भी जो डिडक्टर होगा वो 10% के हिसाब से ऑन इंटरेस्ट अमाउंट 10% के हिसाब से वो टीडीएस काटेगा। ऑल्दो हियर ऑल्सो देयर इज सम थ्रेशोल्ड लिमिट, एंड स्पेशली इन केस ऑफ interest paid by the bank to any SSC, the threshold limit is 40,000। मीन्स यदि उस SSC का 40,000 से अधिक इंटरेस्ट पे करता है फिक्स डिपॉजिट पे और टर्म डिपॉजिट पे, इन दैट केस 10% टीडीएस डिडक्टर काटेगा। और यदि 40,000 से कम उस इंटरेस्ट बनता है तो उस पर टीडीएस डिडक्टर नहीं काटेगा। नेक्स्ट वन, सेक्शन 194B, इट इज इनकम बाय वे ऑफ विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स। आपको कौन बनेगा करोड़पति में 1 करोड़ जीत लिया आपने, तो इन दैट केस वो पे करने के पहले 30% टैक्स काट लेंगे, फिर आपको पे करेंगे। 194C, it is very important to know everybody, payment to contractor or subcontractor, there are 2 rates and 1 additional condition. The 2 rates is, if the deductee is either HUF or individual, the rate would be 1%, and other than HUF and individual, the rate would be 2% on the amount paid by the deductor. Now, here again there is a threshold limit. For HUF and individual, the threshold limit is 30,000, and if you think that estimated payment would be 1 lakh or more in a financial year, then only you can deduct the tax either at the rate of 1% or 2%. I again repeat, इसमें 2 तरह के डिडक्टिव होते हैं, एक होते हैं HUF या इंडिविजुअल, दूसरे होते हैं अदर देन HUF और इंडिविजुअल। इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट, यदि इंडिविजुअल पेमेंट यदि 30,000 या उससे अधिक है तो ही आप 1% या 2% टीडीएस काटेंगे, और यदि इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट 30,000 से कम है और हम एस्टिमेट करते हैं कि सेम सर्विस प्रोवाइडर को हम इस साल में 1 लाख या इससे अधिक पे करेंगे, तो उस केस में भी 1% या 2% डिडक्टिव के कैटेगरी के हिसाब से उसका टीडीएस काटेंगे। 194D, वट एवर द इंश्योरेंस एजेंट गेट द कमीशन, 194D में 5% टीडीएस इंश्योरेंस कंपनी काटेगी, उसके बाद ही उसको 95% कमीशन देगी। 194IA, if you sell an immovable property other than agricultural land, then the TDS rate would be 1%, and it comes under section 194IA, and the threshold limit is 50 lakh. If it is less than 50 lakh, then there would be no TDS. But if the proceed of the immovable property is 50 lakh or more, then TDS rate would be 1%. Payment of rent by individual or HUF not liable to tax audit. यदि कोई पेमेंट ऑफ रेंट बाय इंडिविजुअल और HUF, कोई इंडिविजुअल या HUF रेंट पे करती है, तो रेंट पे करने के पहले अंडर सेक्शन 194IB TDS 5% डिडक्ट कर लेंगे, उसके बाद ही रेंट पेमेंट करेंगे। 194G, हियर इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। इस सेक्शन में बहुत सारे लोग कंफ्यूज करते हैं। फीस फॉर प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज, there are 2 rates, it is 2% and 10%। 2% उसका टीडीएस कटेगा जो टेक्निकल सर्विसेज
या रॉयल्टी मिल रहा है, जिनको टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइड करने के एवज में उसको टेक्निकल फी मिल रही हैं या रॉयल्टी मिल रही है। लेकिन इन दोनों के अलावा यदि कोई और इनकम होता है, प्रोफेशनल और टेक्निकल इनकम, उस इनकम पे rate of TDS would be 10%. And here is also one condition, the threshold limit is if the individual payment is 30,000 or more, only then deductor can deduct TDS at the rate of 2% or 10%. Which one is applicable? 194 LA, पेमेंट ऑफ कंपनसेशन ऑन एक्विजिशन ऑफ सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी। यदि कंपल्सरी गवर्नमेंट ने कोई मैंडेटरी एक्वायर कर लिया कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी आपका, तो बिफोर पेइंग टू यू दे वुड डिडक्ट टीडीएस एट द रेट ऑफ 10% अंडर सेक्शन 194 LA। सेक्शन 194 Q, पेमेंट फॉर परचेज ऑफ गुड्स ऑन अमाउंट एक्सीडिंग 50 लाख। यहाँ ये ध्यान रखना है कि कोई गुड्स यदि कोई परचेज कर रहा है तो जो उसको पे कर रहा है, जो बायर है, वो 0.1% उस अमाउंट पे जो 50 लाख से अधिक का अमाउंट है 1% टीडीएस काटेगा। इसमें एक कंडीशन और है, बायर हु टर्न ओवर ग्रॉस रिसीट और सेल्स इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर वाज मोर देन 10 करोड़। यदि बायर का टर्नओवर 10 करोड़ से कम है तो वो कोई टीडीएस नहीं काटेगा, लेकिन उसका यदि टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है और प्रोसीड 50 लाख से अधिक है तो 50 लाख से ऊपर के जो भी अमाउंट होगा उस पर 0.1% टीडीएस काट के ही वो पेमेंट करेगा। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स, जो भी हमने अप्लीकेबल टीडीएस के रेट बताए ये वैलिड तभी होंगे जबकि डिडक्टी का पैन नंबर अवेलेबल है। यदि डिडक्टी का पैन नंबर अवेलेबल नहीं है तो रेस्पेक्टिव सेक्शन में लिखा हुआ है कि कितना टैक्स कटेगा, और यदि वो लिखा हुआ नहीं है तो 20% इंस्टेड ऑफ अप्लीकेबल रेट 20% डिडक्शन होगा। आई अगेन रिपीट, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई बैंक में फिक्स डिपॉजिट करवाई, फिक्स डिपॉजिट के इंटरेस्ट पे 10% प्रोविजंस है टीडीएस काटने का, आपने पैन नहीं दिया है तो बैंकर जो है, जो कि आपको इंटरेस्ट पे करेंगे, वो 10% के बदले वो 20% टीडीएस काटेंगे। एम आई क्लियर? हालांकि फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस बैंकर जो है वैसे डिपॉजिट अकाउंट नहीं खोल रहे हैं जिसमें इंटरेस्ट 40,000 या उससे अधिक हो बिना पैन के। मान लीजिए आपने 5 लाख की एफडी कराई तो बैंक वाले पैन जरूरी मांगेंगे। यदि फॉर एग्जांपल आपने कोई प्रॉपर्टी बेची और आपके पास पैन नहीं, आपने 60 लाख की प्रॉपर्टीज बेची और उस पर 1% टीडीएस कटना था, चूंकि आपके पास पैन नहीं है तो वो 1% के बदले में जो बायर है वो 2% टीडीएस काटेगा और गवर्नमेंट रेवेन्यू में जमा करवाएगा। नो, डिडक्टर ने टीडीएस डिडक्ट कर लिया। अब ये भी ड्यूटी डिडक्टर की है कि वो उसको डिपॉजिट कब करेंगे। सो इन नटसेल डिडक्टर की ड्यूटी तीन ड्यूटीज हैं। एक, टीडीएस डिडक्ट करना, उसको डिपॉजिट करना और डिपॉजिट करने के बाद उसका रिटर्न भी दाखिल करना। तो हमें ये पता करना है कि ड्यू डेट कब है टीडीएस अमाउंट गवर्नमेंट रेवेन्यू में डिपॉजिट करने का, एंड दिस इज बाय 7th ऑफ द सब्सिक्वेंट मंथ। फॉर एग्जांपल इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, यदि हमने 5 अक्टूबर को किसी का टीडीएस काटा या 31 अक्टूबर को टीडीएस काटा तो उसका ड्यू डेट 7th ऑफ नवंबर होगा। अब हमने टीडीएस काट लिया, टीडीएस जमा भी करा दिया। अब हम बात करेंगे कि इसको रिटर्न दाखिल करने का कौन सा डेट है। इसमें 3 फॉर्म यूज किए जाते हैं। इट इज फॉर्म 24, 26 एंड 27। इसको ध्यान से देख लें। फॉर्म 24Q इज मेंट फॉर दोज डिडक्टर हु इज डिडक्टिंग टीडीएस ऑन सैलरी, मीन्स जो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के
सैलरी पे टीडीएस काटते हैं, आइदर मे बी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट, इन बोथ द केसेस, उस डिडक्टर को 24 क्यूओ में टीडीएस रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। और इसका ड्यू डेट है इन द फर्स्ट क्वार्टर में जो काटा 31 जुलाई तक, सेकेंड क्वार्टर में जो काटा, फर्स्ट क्वार्टर मीन्स फ्रॉम 1 अप्रैल टू 30 जून, उस बीच में जो भी टीडीएस काटा दैट वुड बी डिपॉजिटेड बाय 31 जुलाई, इन क्वार्टर सेकेंड 31 अक्टूबर, क्वार्टर 3 31 जनवरी, एंड क्वार्टर 4 द लास्ट क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, it must be filed by 31st May. I again repeat, 24, 26 and 27. 24 is meant for those deductor who is employer and deducting the TDS of their employee, उसको ये जमा करना है। 26 होते हैं अदर देन सैलरी के लिए, ये बात करेंगे। और 27 होते हैं TDS on all payments made to non-resident except salary. सैलरी का तो 24, आइदर इट रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट, और इस नॉन रेसिडेंट का और कोई पेमेंट है उस पर टीडीएस काटा है, और जिसने टीडीएस काटा है उसको 27 क्यू में फाइल रिटर्न करने पड़ेंगे, और उनका भी ड्यू डेट सेम है एज इन द केस ऑफ टीडीएस ऑन सैलरी। नो 26 क्यू बी, क्यू सी, in both the cases QB is meant for TDS on sale of property and 26 QC is meant for TDS on rent। और ये दोनों ही केस में फाइल रिटर्न करने की तारीख 30 days फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द TDS is deducted। क्योंकि इसके रिटर्न मंथली फाइल किए जाते हैं, इसीलिए जिस महीने में आपने टीडीएस काटा उस महीने के लास्ट डे से 30 दिन के अंदर, फॉर एग्जांपल आपने 5 अक्टूबर को टीडीएस काटा ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी और ऑन सेल ऑफ रेंट, द लास्ट डे ऑफ द मंथ इज 31 अक्टूबर। इसके 30 दिन के अंदर मीन्स बाय 30th नवंबर द डिडक्टर विल हैव टू फाइल द टीडीएस रिटर्न। एंड आपने टीडीएस काट लिया, उसको जमा करा दिया, उसको रिटर्न फाइल कर दी, लेकिन डिडक्टी को कुछ पता नहीं कि आपने कितना टीडीएस काटा, उस टीडीएस का क्या किया। उसके लिए डिडक्टर हैज टू इशू टीडीएस सर्टिफिकेट टू द डिडक्टिंग, एंड दिस सर्टिफिकेट इज आर ऑफ 4 टाइप्स, द फॉर्म 16, फॉर्म 16A, फॉर्म 16B एंड फॉर्म 16C। फॉर्म 60 इज मींट फॉर टीडीएस ऑन सैलरी। जिस एम्प्लॉय का आपने सैलरी पे टीडीएस काटा है उसको आप फॉर्म 16 इशू करेंगे। ये ईयरली इशू होता है और लास्ट डे इसका 31 मई ऑफ द नेक्स्ट ईयर होता है। फॉर्म 16A नॉन सैलरी पेमेंट, ये क्वार्टरली सर्टिफिकेट इशू किए जाते हैं, और ये चूंकि जो रिटर्न 16A के दाखिल किए जाते हैं 26 क्यू, वो क्वार्टरली जमा किए जाते हैं, इसीलिए इसको 15 days फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न, मतलब जो ड्यू डेट है रिटर्न फाइल करने के, उसके 15 दिन के अंदर आपको टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करने पड़ेंगे टू द डिडक्टी। फॉर्म 16B एंड 16C meant for TDS on sale of property and TDS and rent। ये ये भी मंथली फाइल की जाती है, और ट्रांजैक्शंस जब होंगे, हर ट्रांजैक्शन के मंथली फाइल किए जाते हैं, और जो डेट होता है टीडीएस रिटर्न फाइल करने का उसके 15 दिन के अंदर इन तीनों ही केस में किया जाता है। केवल फर्क ये है कि फॉर्म 16 का जो टीडीएस रिटर्न होता है वो क्वार्टरली होती है और इन दोनों की मंथली होती है। सो जो भी फाइलिंग डेट ऑफ रिटर्न है जो पहले बताया हमने, उसके 15 दिन के अंदर आपको टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करने होंगे। अब सवाल ये है कि टीडीएस काट लिया, टीडीएस जमा करा दिया, रिटर्न फाइल कर दी, टीडीएस सर्टिफिकेट इशू कर दिया, ये तो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में है। लेकिन यदि हमने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया और यदि हमने टीडीएस डिडक्ट कर लिया और गवर्नमेंट रेवेन्यू में पे नहीं किया, नहीं जमा किया, तो फिर क्या पेनल्टी है?
If you have not deducted the TDS, then the penalty would be 1% per month from the date on which the tax was to be deducted. जो ड्यू डेट था उस टाइम से लेके जब एक्चुअली डिडक्ट किया आपने, उस अमाउंट पे 1% पर मंथ के हिसाब से आपको पेनल्टी देनी होगी। और यदि आपने TDS डिडक्ट कर लिया बट पेमेंट नहीं किया आपने, then instead of 1% it would be 1.5% per month from the date of deduction to date of actual payment. Now यदि आपने रिटर्न फाइल नहीं की, टाइम पर रिटर्न फाइल नहीं की, इन दैट केस द पेनल्टी वुड बी ₹200 पर डे आफ्टर स्पेसिफाइड डे। लेकिन ये पेनल्टी शुड नॉट एक्सीड TDS अमाउंट। सो फ्रेंड, ये वीडियो यदि पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपने अभी तक मेरा चैनल एस्टोन टैक्सविन सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।